तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर, और साथ ही हम लोगों ने ये प्रश्न भी देख लिए थे। ऊपर के तीनों प्रश्न हो चुके थे। अब हम लोग आते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। जो चौथा प्रश्न दे रखा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। अभी हमें हल करना है। तो ये हमारे पास हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है गणित विषय की, उसका पाठ 10 है, जिसका कि नाम वृत्त है। अब हम लोग सबसे पहले इसके लिए वृत्त का देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। वृत्त होता है, ये इसको हम लोग एक वृत्त कहते हैं, मतलब पूरी गोलाकार आकृति होती है। इसमें एक त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्याएं बिल्कुल बराबर ही होती है। किसी भी कोई सी भी हम लोग इसमें त्रिज्या ले सकते हैं। तो ये त्रिज्या होती है, और जो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वो व्यास होती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आर होती है, और ये वाली जो है ये भी आर है, ये भी आर है। ये यहाँ से कितनी भी इसकी ऐसे लोग त्रिज्या बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बीच में इसका व्यास होता है, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और ये व्यास क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ही होता है, ठीक है, और इसकी आधी होती है त्रिज्या, तो हम लोग डी बराबर लिख सकते हैं 2r, या फिर हम लोग r बराबर लिख सकते हैं d/2। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या होती है। वहीं इसमें ये बीच वाले को हम लोग व्यास बोलेंगे, वैसे इसकी ये जीवाएँ होती है। अगर इस तरह से हम लोग पूरी पूरी लाइन बनाएं तो ये हमारी क्या होगी, जीवाएँ होंगी। ठीक है, ये वृत्त की जीवाएँ कहलाएंगी। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों के पास आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया, मतलब वृत्त का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है a बराबर πr²। वहीं अगर हम लोग बात करें कि वृत्त की ये पूरी होती है, ये तिथि जो होती है, ये इसकी बाहरी जो होती है ये परिधि होती है। क्या होती है, इसकी परिधि होती है। इस परिधि को हम लोग डिनोट करते हैं c से, और इसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि वृत्त क्या है। वृत्त की जीवा, त्रिज्या, व्यास और क्षेत्रफल तथा परिधि पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग आते हैं हमारे प्रश्न पे कि हमारे प्रश्न में जो हम लोगों को दे रखा है, इसके लिए हम पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद ही हम इसका हल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, O केंद्र वाला हम लोगों को एक वृत्त दे रखा है। ये हमारे पास वृत्त है, इसका केंद्र ये O है। इससे तो किसी बिंदु P से इस पर क्या की गई है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई हमारी, और वहीं एक ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। मान लो ये A है, ये B है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी AP, और ये हो गई है BP। तो हम लोगों को यहाँ से फिर हम लोग इसमें एक लाइन इसको मेच करते हैं इसके केंद्र से। ठीक है, और इसको अगर किया तो ये वाला हम लोगों को दे रखा है कि 80 का एंगल है। ये हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे कि दोनों जो स्पर्श रेखा है वो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो ये यहाँ पर ये एंगल हो गया हमारे पास 80। तो इसको जैसे हम लोगों ने इस लाइन से डिवाइड किया, तो ऊपर हो गया 40 का एंगल, नीचे भी हो गया 40 का एंगल, मतलब दोनों 40-40 के एंगल हो गए इसको बीच से डिवाइड करने पर। वहीं हम लोग इसको इससे अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये यहाँ पे इस पर लंब डल जाता है, मतलब केंद्र से बिंदु A पर लंब है तथा ये केंद्र से बिंदु B पर लंब है। तो यहाँ पे लंब का हम लोगों को पता है कि अगर लंब होती है कोई भी रेखा, तो वहाँ पे कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जैसे लंब होता है तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अब इसमें दे रखा है कि हम लोगों को कोण ज्ञात करना है POA, यानी कि POA यानी कि ये जो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोण हमें पता चल गया है कि कोण जो OPA है, यानी कि P वाला कोण जो है यहाँ पे आधा ये 40 है। वहीं अगर हम लोग देखें तो PAO हमारे पास 90 डिग्री हम लोगों ने देख लिया कि लंब डला हुआ है। तो वहीं एक चीज़ यहाँ पे समझने के लिए होती है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कोण POA, तो हमें देखना है कि हाँ मेन कोण किस में बनेगा। तो यहाँ पे बीच में जो होता है O, उसी पे हमारा कोण बनता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है POA से देखेंगे तो ये P, ये O और ये A, तो यहाँ का कोण हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और हमें पता है ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज होगा, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हो गया 180 डिग्री बराबर हमारे पास कोण कौन कौन से होंगे। अगर हम वैसे लिख ले तो कोण A मतलब आधा होगा कोण O प्लस कोण P। परंतु वही ये चीज़ अगर आप लोगों को आती है तो ये डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं, वरना हम लोग इसको पूरा पूरा लिखेंगे कि कौन कौन सा कोण है। तो कोण हमारे पास दे रखा है कोण हमें POA तो ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पहले POA, कोण POA। ठीक है, वहीं पे एक और कोण हमें दे रखा है OAP प्लस कोण OAP प्लस कोण APO प्लस कोण APO। ठीक है, ये तीनों कोण है, इसमें हम लोगों ने देखा है ये तो 180 होते हैं ये तीनों कोणों का योग। वहीं हमें ये वाला कोण तो हमें फाइंड करना है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे POA प्लस हमें दे रखा है कोण OAP।
कौन सा OAP, तो ये हम लोगों ने देखा लंब डल रहा है तो 90 डिग्री हो गया, प्लस ये वाला कोण कौन सा है APO, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लोगों ने देखा कि ये इसने इसको काटा तो ये 40 का होगा, तो ये 40 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर यही वाला कोण POA जो कि हमें ज्ञात करना है, प्लस ये दोनों हो गए 130 डिग्री, तो ये सही हो जाएगा 180 डिग्री बराबर कोण POA, ये इससे इधर चला जाएगा, तो ये सॉरी मैं लिखना भूल गई, फिर से 180 डिग्री माइनस ये यहाँ से इधर चला जाएगा, तो 130 डिग्री बराबर कोण POA, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास कोण जो POA जो कि हमसे पूछा गया था कोण POA, तो हमारे पास कोण POA का मान आ गया कितना 50 डिग्री, ये यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। तो अब हम आगे आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न क्रमांक 2 में आ गया है हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। तो बेलन हम लोगों को उसके लिए उससे पहले हम समझते हैं कि बेलन क्या होता है। बेलन हमारे पास ये होता है, ये जो बेलन मतलब सिलेंड्रिकल आकृति, ये हमारे पास ये होती है, ये बेलन, ये हमारे पास एक बेलन की आकृति होती है। इसमें ये 2 वृत्त होते हैं। हम लोग अगर इसको समझना चाहे तो ये R है, ये इसको मान लो R1 या R2, ये इसकी यहाँ से जो यहाँ तक की पूरी लंबाई होती है इसको हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये होता है एक बेलन, ठीक है। और हमें यहाँ पे इस पर बताना है कि बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र बताना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, ये H ये वाली, R स्क्वायर में ये R और पाई, तो ये मानक है, इसे पाई का मान होता है 180 डिग्री, या फिर हम लोग देखें तो पाई का मान होता है 22/7। वहीं अगर हम लोग देखें तो पाई का एक और मान होता है, वो होता है 3.14, ठीक है। ये तीनों मान पाई के होते हैं। तो प्रायिकता में होता है जो सूत्र होता है, बेसिक सूत्र एक होता है, वो होता है कि अनुकूल घटना या घटना घटित जो होती है उसकी प्रायिकता है ये, तो कि अनुकूल घटना बटे कुल घटना, ठीक है। ये किसका बेसिक सूत्र होता है। भाई हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि PE प्लस PE डैश बराबर 1, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसका योग कितना होता है 1 होता है। इसमें ये वाला जो होता है, ये जो PE है, ये PE डिनोट करता है कि घटना के घटित होने की संख्या, की घटना के घटित होने की, तथा ये डिनोट करता है PE डैश की घटना के न घटित होने की, ठीक है। तो इन दोनों का ये मतलब भी होता है और ये इसका सूत्र होता है कि PE प्लस PE नोट बराबर 1, यानी कि किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। ये हमें स्टेटमेंट है कि ये हमें याद रखना है, इसका ये फॉर्मूला। इसके बाद हम लगाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभावित संबंध है। तो ये वाला मतलब एक संबंध बताया गया हमारे ये पाठ 14 में दे रखा है, जिसका सांख्यिकी वाला जो पाठ है उसमें कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होगा, ये यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले समझते हैं कि ये जो इसमें 2 चीज़ें हमारे पास आई, माध्यिका और बहुलक। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। तो माध्य हमारे पास हमें पता है कि माध्य होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है। ये हमारे पास सूत्र होता है, यानी कि मान लो हमें दे रखा है कोई सा भी 1 2 3 4 अप टू डेजिटस, मतलब कितने भी एक कोई सा पद दे रखा है, तो उसमें पहले तो हम जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों को दे रखे हैं इन सबका योग कर लेते हैं और बटे में जितने दे रखे हैं उनकी संख्या 1 2 3, जैसे यहाँ 3 है तो पहले तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 6, और बटे में इनके 3 संख्या आती है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2, इसका क्या जाएगा माध्य जाएगा। इस तरह से होता है माध्य और बहुलक। ये जितने भी हम लोगों को जैसे कोई सा आंकड़ा दे रखा है उसमें जितनी भी अधिक बार जो भी एलिमेंट आया वो उसका बहुलक कहलाएगा। जैसे मतलब हमारे पास जो सूत्र दे रखा है उसमें आएगा कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये सूत्र या ये स्टेटमेंट पूरा होगा 2 माध्य लिखने से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये इसका पूरा सूत्र होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, हमारे पास चौथा प्रश्न दे रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो ये हम लोगों ने अभी ऊपर वाले प्रश्न में कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी 5वां प्रश्न की किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया था, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसके जो बिंदु होते हैं यहाँ पे अनंत बिंदु होते हैं, परंतु कोई सी भी एक स्पर्श रेखा इसको सिर्फ एक ही बार एक ही बिंदु पर या एक ही बार इसको स्पर्श कर सकती है। वैसे इस पर अगर पूछा जाए कि स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या या कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस पर अनेक स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, यानी कि इस पर स्पर्श रेखाएं अनेक खींची जा सकती है, परंतु
अगर पूछे कि एक स्पर्श रेखा इसको कितनी बार या कितने बिंदुओं पर टच करती है तो वो केवल एक बिंदु पर टच करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। हम लोगों के पास आता है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें पूछे गए थे हम लोगों से ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य। तो इसमें पहला प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि किसी बारंबारता बटन के किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की संचयी बारंबारताओं का योग होती है नहीं होती है। यानी कि कोई सी भी जो बारंबारता जो हम लोगों को बटन दे रखा है उसकी जो संचयी बारंबारता होगी वो जो पीछे जितने भी बारंबारता बटन आए हुए उन सभी का योग होती है या नहीं होती है। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों को मान लो कोई सा अंतराल दे रखा है, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे हम लोगों को वो कोई सा अंतराल दे रखा है। ठीक है, वहीं ये अंतराल मान लो कि ये कोई सी भी एग्जाम में या कोई सा टेस्ट में विद्यार्थियों का जो पेपर हुआ है, टेस्ट हुआ, उसके अंक है कि 0 से 10 तक, यानी कि 10 से कम कितनों को नंबर आए, 20 से कम या 10 से 20 के बीच कितनों को आए, 30 से 40 के बीच कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, और यहाँ पे इनके लग देंगे हम लोग प्राप्तांक। तो मान लो कि 0 से 10 यानी 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों को आए, मान लो 10 बच्चों को आए, 10 से 20 के बीच में 5 बच्चों को आए, ये 15 बच्चों को आए हैं, या फिर ये 2 बच्चों को आए हैं, मतलब ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसमें अगर हम लोगों से पूछे कि 10 से कम कितने बच्चों को 10 से कम मार्क्स आए, तो हम लोग बोल देंगे, यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 मार्क्स वाले बच्चे 10 है। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जिनको कि 10 से कम नंबर आए। ठीक है, यहाँ पे ये है प्राप्तांक और ये है स्टूडेंट्स की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, मतलब मान लो 10 से कम कितने स्टूडेंट को मार्क्स आए, ये हम लोगों से पूछा गया। तो यहाँ पे 10 दे रखा है, तो मान लो 10 स्टूडेंट को 10 से कम मार्क्स आए, वहीं पूछा है। अब अगर हम लोगों से ये पूछ ले कि 20 से कम कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे 5 मार्क्स आए, 5 स्टूडेंट ऐसे जिनको कि 20 से कम मार्क्स आए। इसमें इन दोनों का योग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया हमने से कि 20 से कम कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए, तो 20 से कम 10 से कम जिनको आए उनको 20 से भी कम आए हैं, इसलिए इन दोनों का योग हो जाएगा। वहीं हम लोगों से अगर पूछ ले कि 30 से कम कितने स्टूडेंट्स को आएंगे, तो इसमें ये 15 ही नहीं आएगा, सिर्फ ये 15 में 5 भी ऐड होगा और ये 10 भी ऐड होगा। यानी कि ये जो पीछे जितना हम लोगों को आ गया था यहाँ पे कि 20 से कम कितनों को आया है, 15 को आया, तो ये 15 में ही और भी 15 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 30 स्टूडेंट। यानी कि 30 स्टूडेंट ऐसे जिनको 30 से कम मार्क्स आए। आई चीज़ समझ में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि संचयी बारंबारता होता क्या है, तो ये होती है संचयी बारंबारता। ठीक है, तो क्या हो गया कि किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, तो ये चीज़ हो जाएगी सत्य। हाँ, ये सत्य है कि ये पिछलों का सबका योग होती है। वहीं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ और समझने के लिए होती है कि ये वाला जो अंतराल दे रखा होता है, हमें ये जो अंतराल दे रखा होता है, इसमें ये वाला जो पद, ये वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं निम्न स्तर। ठीक है, और ये होता है उच्च स्तर। ठीक है, या ये निम्निष्ठ मान और ये होता है उच्चिष्ठ मान इसका। ठीक है, आगे हमारे पास दे रखा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि मैंने ऊपर बता ही दिया आपको पिछले प्रश्नों में कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ये एरिया होता है, वही वृत्त की ये वाली परिधि होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने ऊपर देखा है, पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा है, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुपद और समीकरण में अंतर भी देखा था। वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 शून्यक होंगे, या द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, और अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। तो ये चीज़ सत्य है कि यहाँ पे बताया गया है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि बहुपद जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। तो ये चीज़ सत्य नहीं है, क्योंकि y अक्ष से अगर दूरी है तो उसे हम लोग x निर्देशांक बोलेंगे या फिर उसको भुज बोला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हम लोगों के पास मान लो कि एक ये दे रखा है, चतुर्थांश दे रखा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको चतुर्थांश बनाते हैं। ये चतुर्थांश में यहाँ पे ये होता है, एक मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमेशा याद रखें 0 0 होते हैं। ये वाला हमारे पास x होता है, ये वाली y होती है, यानी कि ये y एक्सिस होता है, और ये वाला जो है कि हमारे पास x एक्सिस होता है। ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहीं पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये -x एक्सिस बोल दो, इसको -y एक्सिस बोल दो। ठीक है, और इसके हम लोगों के पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है,
तो हम लोगों को तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसको क्या वाई निर्देशांक बोला जाता है, तो ये सत्य नहीं है। यानी कि वाई अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वहीं वाई अक्ष से दूरी को, और वहीं अगर एक्स अक्ष से दूरी होगी तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी उसको हम वाई निर्देशांक बोलेंगे तथा उसको बोलेंगे कोटि। ठीक है, इतनी चीज़ आई समझ में। इसके आगे हम लोग चलते हैं। हमें दे रखा है कि क्या परिमेय कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, तो हम लोगों का ये पहले ही पार्ट से लिया गया है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका एक सिद्ध करने के लिए भी एक प्रश्न आता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी 3 या कर्णी 4 ऐसे दे देंगे और उसको सिद्ध करना बताएंगे, पूछेंगे कि इसको सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हम लोगों को बताना है कि कर्णी जो 2 होती है ये अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ पे q बराबर नहीं होता है, कितना होता है 0, यानी कि q मतलब इसके नीचे में कोई सी भी जो संख्या दे रखी है उसके नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर पूछ ले 1 2 3, तो हम लोगों को ये चीज़ पता है कि कोई सी भी रैंडम हमने संख्या दे रखी है तो उसके बटे में कुछ नहीं है, तो उसके बटे में कितना होता है, हमेशा 1 होता है। परंतु अगर 1 के बजाय अगर इसमें 0 आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगी। लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई सी संख्या दे रखी है उसके नीचे अगर उसके बटे में अगर 0 आ जाता है तो वो हमारी परिमेय संख्या में नहीं आती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर कोई सी भी संख्या उसके नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसे बताया जाता है कि वो इन्फिनिटी होती है, परंतु हाँ उसको मतलब इन्फिनिटी की ओर वो जाती रहती है, यानी कि परंतु वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती है। एक हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती है। यदि किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 आया हुआ है, यानी कि बटे में 0 आया हुआ है किसी भी संख्या के, तो वो इन्फिनिटी नहीं होती है, इन्फिनिटी की ओर जाती है, यानी कि लगभग इन्फिनिटी होने ही वाली होती है, परंतु ये कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती है। इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग चाहेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी, परंतु यहाँ पे हमारे 10th लेवल पे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या है p/q के रूप में इसे हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या है हमारी अपरिमेय संख्या। वही एक होती है सम्मिश्र संख्या, ये आप 11th क्लास में आके पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या होती है उसको जेड से डिनोट करते हैं, और उसमें होती है आयोटा के फॉर्म में होती है कि अगर उसमें आई हो गया तो आयोटा आ गया तो वो भी हमारी जो होती है सम्मिश्र संख्या, यानी कि वो भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए वो भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है, वो होती है सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए समझना इतना ही काफ़ी था कि यहाँ पे ये जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। वहीं हम लोग आते हैं कि अब हमारा ये जो सही जोड़ी, इसमें 10th क्लास में हमेशा ये ध्यान रखें कि जो सही जोड़ी हमारी आती है 5 नंबर की, वो हमेशा त्रिकोणमिति वाले पार्ट से 8 पार्ट से ही आएगी, या फिर 9 का भी उसमें कुछ कुछ इंक्लूडेशन हो सकता है, परंतु शायद नहीं होगा क्योंकि वो भी है उसी पे बेस पे त्रिकोणमिति, परंतु पूरा ये होगा 8 पार्ट पे त्रिकोणमिति से। तो इसका हम लोग एक अलग से एक अलग ही वीडियो बनाएंगे और उसमें उसके सारे सूत्रों को, और वो जो हमारे पास 0 से जो 90 तक 10th क्लास में सिर्फ 0 से 90 तक ही दे रखी होती है, वैसे वो 360 डिग्री तक होती है पूरी, वो जो होती है सारणी 180 तक होती है, परंतु यहाँ पे हमारे पास सिर्फ उसका 90 तक मान दे रखा होता है, तो वो वाला हम लोग सारी वो उसको बनाना और ये सारे सूत्र वगैरह उसमें देख लेंगे। तो हम लोग आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 5 में, जिसमें कि हमें दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न हमसे कि दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसी में एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण, तो उसको भी हम लोग इसी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, तो मान लें हम कि कोई हमारे पास एक प्रेक्षक है जो कि इस बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। प्रेक्षक यानी कि इंग्लिश में अगर उसको बोला जाए तो ऑब्जर्वर, यानी किसी वस्तु को देखने वाला, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, या हिंदी में उसे बोला जाता है प्रेक्षक। प्रेक्षक है ना, देखने वाला। तो ये हम लोगों को मानते हैं कि एक किसी 2 मंजिला इमारत पे हमारे पास एक हमारा प्रेक्षक खड़ा हुआ है जो किसी एक वस्तु को, किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, इस वस्तु को यहाँ से देख रहा है। तो ये जो हमारा प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक से इस वस्तु को मिलाने वाली रेखा, यानी प्रक्षेप की आँख से तो वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि यानी कि इसकी आँख से देख रहा है, तो आँख से तो वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, इसी में हम लोगों के पास होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। उन्नयन कोण को, उन्नयन कोण क्या होता है कि मान लो अब यहाँ पे हमारा प्रक्षेप अब ऊपर नहीं खड़ा होकर कहाँ खड़ा होता है, नीचे खड़ा होता है, तथा उसे देखने के लिए अपनी आंखों को या अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उसमें बनता है उन्नयन कोण। देखते हैं कैसे कि मान लो यहाँ पे जो ए ई, यानी कि जो ए ई खड़ा हुआ है, मान लो ये ए ई यहाँ पे इतनी दूरी पे हमारा एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये यहाँ से इस इमारत की के ऊंचाई मतलब शिखर वाले बिंदु को, यहाँ पे ये जो सी है इसको देख रहा है, तो यहाँ से यानी इस प्रेक्षक की वापस इस प्रेक्षक की आंख से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा तो गई दृष्टि रेखा, परंतु ये रेखा और यहीं से इसकी क्षितिज मतलब
इसके क्षितिज में जो भी ये रेखा जा रही है, क्षितिज रेखा तथा इससे इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण। यानी कि जो कोण जिसे देखने के लिए ऑब्जर्वर को, प्रेक्षक को अपना सिर ऊपर करना पड़े, वहाँ पे जो कोण बनता है उसमें वो बनता है हमारा उन्नयन कोण। ये यहाँ पे यानी कि ये जो यहाँ से खड़ा हुआ है वहाँ से तो इस इमारत की दूरी, यानी कि ऑब्जर्वर से इमारत की दूरी पे जो रेखा बनती है तो हमारी क्षैतिज रेखा बनती है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा कब बनती है, जबकि एक प्रेक्षक अपने उस ऑब्जेक्ट को, उस बिंदु को देखने के लिए अपनी आँख को, सिर को ऊपर उठाता है, तब ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा से बनती है। तो ये होता है हमारा उन्नयन कोण। यानी कि सीधी सी इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो इसको हम लोग एक बोल सकते हैं कि वो कोण जिसको कि देखने के लिए या जिस कोण के बनने के लिए कंडीशन ज़रूरी होती है कि प्रेक्षक को अपना सिर ऊपर उठाना पड़े, ठीक है। वहीं पे ये हो गया क्या, उन्नयन कोण, नयन को ऊपर उठाना पड़े, ठीक है। वहीं पे हम लोगों के पास आता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है कि अवनमन कोण में हमारा जो प्रेक्षक है वह 2 मंजिला इमारत, यानी कि मतलब ऊपर खड़ा हुआ है, तो वहाँ से उसको जब वो कोण बनने के लिए कंडीशन की ज़रूरत है कि उसको अपने सिर को नीचे करना पड़े, यानी अपनी दृष्टि को नीचे की ओर अवनमन, नमन मतलब नीचे, नमन करते वक्त हम क्या करते हैं, सिर को नीचे ही झुकाते हैं ना, तो वही अवनमन। यानी कि अवनमन को कौन कब याद कर सकते हैं हम लोग, जबकि हम प्रेक्षक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़े, तो तब बनता है, वो बनता है हमारा अवनमन कोण। यानी कि ये यहाँ से तो जो व्यक्ति खड़ा है उससे तो एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगी, हम लोग मतलब इसको सिर्फ एक काल्पनिक रेखा मान सकते हैं। जो क्षितिज रेखा है इसको तो हम लोग काल्पनिक रेखा मान सकते हैं, यानी कि उस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए, वो कोण बनने के लिए हमें क्षितिज रेखा की आवश्यकता होती है, इस काल्पनिक रेखा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास होती है क्षितिज रेखा, और इससे यानी कि प्रेक्षक से वापस उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा के ऊपर फिर जो ये कोण बनता है ये होता है हमारा अवनमन कोण। यानी कि अवनमन कोण क्या, सीधे से देखा जाए तो जिसे कि देखने के लिए, जैसे बनने के लिए कंडीशन आवश्यक हो कि प्रेक्षक को अपने सिर को नीचे झुकाना पड़े, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अवनमन, नमन कब करते तब हम क्या करते हैं, सिर को झुकाकर ही नमन करते हैं, ठीक है। तो अवनमन कोण तथा ये हमारे पास हो गया उन्नयन कोण, जबकि सिर को उठाना पड़े, उन्नयन यानी उन्नति करते हैं तो सिर उठ ही जाता है, तो वही होता है कि अवनमन उन्नयन कोण, यानी कि सिर उठा हुआ, उन्नति की तो उन्नयन कोण, यानी कि सिर को उठाना पड़े, तथा अवनमन यानी नमन करने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता है, तो यह अवनमन कोण के सिर को झुकाया गया है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। इसमें हमसे पूछा गया 2 चर एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो चर दे रखे हैं एक्स तथा वाई, ठीक है। इससे हम लोगों को बनानी है एक रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण तथा द्विघात बहुपद देखा था, और बहुपद और समीकरण में अंतर भी देखा था। यहाँ पे हमें इनसे बनानी है एक रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण कैसे बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, ये हमारे पास रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है। हमने क्या बताया, समीकरण यानी कि बराबर में 0 होना जरूरी है, बराबर में कुछ होना जरूरी है, इधर भी और इधर भी। तो हम आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे, जिसमें पूछा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसे हम ए पी से डिनोट करते हैं। तो ए पी होता है हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये इसका प्रूडेंस से चलते चला जाता है। ये इसका एपी यानी समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एपी क्या होता है, इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, 2d क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। तो विविक्त कर यानी कि हमें दे रखी है द्विघात समीकरण। तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण पिछले वीडियो में देख लेते हैं एक बार, और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। इसका विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र, इसका विविक्त कर को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। परंतु यहीं पर एक और सूत्र आता है, यानी कि ये सूत्र दिया था महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने। तो एक बार ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि श्रीधराचार्य का सूत्र बताइए, या फिर ये जो सूत्र दिया था किन्होंने दिया था, उनके गणितज्ञ का नाम बताया, तो वो थे श्रीधराचार्य जी। तो श्रीधराचार्य जी ने जो सूत्र दिया था वो इस द्विघात समीकरण को ज्ञात करने का, मतलब इस द्विघात समीकरण के 2 शून्य ज्ञात करने के लिए हमें वो फॉर्मूला दिया था। जैसे कि हम लोगों ने बहुपद में देखा था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, और उन्हें ज्ञात करने के लिए वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा देखा था हमने कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल। परंतु यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 शून्य निकालने का ही वो फॉर्मूला होता है, जो कि श्रीधराचार्य जी ने
दिया था। तो वो फॉर्मूला क्या था, और ये है हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 यानी कि जो द्विघात समीकरण दे रखी है उस पाठ से हमारे पास ये वाला प्रश्न आया हुआ है। तो उसी में हमारे पास है कि श्रीधराचार्य जी का सूत्र है कि वो जो द्विघात जो दो शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर -b प्लस आर माइनस अंडर रूट b² - 4ac, और ये पूरे के ही बटे में है 2a, यानी कि यहाँ से ये जो -b दे रखा है इससे तो -4ac, और ये पूरा यहीं तक रूट है और यहीं तक पूरा है। इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन नहीं होता कि हम लोग बहुत बार सिर्फ यहीं तक समझ लेते हैं कि 2a सिर्फ इसी के नीचे है, क्योंकि जब हम लोग 10th में थे तब हमें यही कन्फ्यूजन होता था कि ये जो सिर्फ इतने इतने के नीचे 2a है या फिर ये पूरे के नीचे। तो ये पूरे के नीचे, इसमें अगर हम लोगों को ये कन्फ्यूजन है तो हमारे जो सवाल हम लोग हल करेंगे तो उसमें भी हम लोगों को मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ये जो श्रीधराचार्य जी ने जो सूत्र दिया था वो होता है एक्स बराबर -b प्लस आर माइनस अंडर रूट b² - 4ac, और पूरे के ही बटे में कि होल अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया श्रीधराचार्य जी का सूत्र, और ये हो गया विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र। में बहुत सारा विविक्त कर की भी कंडीशंस होती है, और ये जो द्विघात समीकरण होते हैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें पूछी जाती रहेंगी। वहीं अब हम लोगों के पास पूछा गया है अगला 5वां प्रश्न हम लोगों को दे रखा है कि क्या x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये भी हमें इसी पार्ट से दे रखा है। क्या दे रखा है हमें कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये एक सर्वसमीका का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, सर्वसमीका क्या है, वो a + b का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ी होगी कि ये वाली एक सर्वसमीका होती है। इसके बराबर होता है कि a² + 2ab + b²। वहीं कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि a² + b² + 2ab। बात एक ही है, इसको इधर लिख दो इधर लिख लो, ये एक ही सर्वसमीका होती है। ठीक है, ये सर्वसमीका इसका उपयोग करते हुए हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या दे रखा है x, तो x² + 2, तो ये तो सूत्र में ये 2 × a x इंटू में b दे रखा है b1 होता है, तो 1 हमें इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर 1 करेंगे तो भी 1 ही मतलब ये का ये आ जाएगा 2x ही, प्लस में आता है b², तो b की जगह पे हमें कितना दे रखा है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 बराबर। ये इधर का पोर्शन हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया सर्वसमीका की मदद से। अब इसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें यहाँ पे कोष्टक लगा, अर्थात इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, इसका यहाँ इसको यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये आया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे x², तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये बराबर के बराबर में, और ये चिन्ह भी सेम है और ये बराबर पद है तो ये दोनों कट जाएंगे। परंतु हम लोग अगर समझ में नहीं आता है तो ये पूरा सॉल्व करके देख लेंगे। 2x और ये बराबर के चिन्ह के इधर होता है, तो ये तो पता है हमें कि बराबर के चिन्ह के जो उधर होता है प्लस में होता है तो इधर होने पे माइनस में आ जाता है, और माइनस में होता है तो इधर होने पे प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे 2x जो है कि प्लस में, तो इधर आके ये हो गया माइनस में, और यहीं पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो ये 1, और ये माइनस का जो 6 माइनस का इधर है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने देखा पहले तो x वाला पद इधर से ले आए, तो x के साथ x वाला पद रख लिया 2x, तो यहाँ पे x के साथ x वाला पद ले आए। वहीं पे हमारे पास भी पहले हमारे पास इधर तो हमारा 1 है अचर में, जो कि नॉर्मली दे रखा है, मतलब इसके साथ कोई सा भी पद जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये एक तो 1 लिखा, उसके बाद फिर इधर से लेकर आए तो बाद में इसको लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि इधर वाली जो पद दे रखे हैं हमें वो इधर पहले जो दे रखे हैं वो पहले लिख लेते हैं, फिर इधर से लाते हैं वो उसके पीछे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आने वाले वीडियोज़ में अगर ऐसा लगा तो हम लोग समझते रहेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ इधर आ गई। उसके बाद फिर बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, तो बराबर का चिन्ह भी बचा और उधर 0 बचा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये तो कट गया, यानी कि ये -2x, ये जो प्लस का 2x और इसमें से -2x करेंगे तो ये आपस में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। उसके बाद फिर यहाँ बचा x² और ये 1 और ये 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ऐड किया तो ये हो गया 7 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका लास्ट में सॉल्यूशन, क्योंकि इस पूरे की घात कितनी है हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इसकी घात कितनी है 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो अतः हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा गया है तो इतना बड़ा भले सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लास्ट में तो इतना भी करके लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को आता है तो सिर्फ 2 या 3 लाइन में इसका आंसर इस